HDFC का होने जा रहा है मेगा मर्जर। क्या पड़ेगा कस्टमर्स पर इसका बुरा असर या होगा बैंक और कस्टमर्स दोनों को फायदा? HDFC के विलय यानी मर्जर की खबर आते ही आम जनता के मन में यही सवाल उठने लगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्यों हो रहा है ये मर्जर, कितना और किसके लिए फायदेमंद होगा ये सौदा, तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे HDFC मेगा मर्जर की। तो बने रहे हमारे साथ। As the son grows older, he acquires his father's business. ये कहना था HDFC लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख का, जब उनसे पूछा गया कि क्या है इस मर्जर पर उनकी राय। 4 अप्रैल 2022 को जब इस मर्जर का ऐलान किया गया तो इस खबर ने सबको चौंका दिया और ये बन गया देश का सबसे हॉट टॉपिक। सालों के अटकलों के बाद भारत का सबसे बड़ा मॉर्गेज फाइनेंसियर HDFC लिमिटेड का भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC बैंक लिमिटेड के साथ मर्जर होने जा रहा है। इस 2 स्टेप मर्जर को पूरा होने में 12 से 14 महीने लग सकते हैं, जिसके लिए विभिन्न सरकारी मंजूरी जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम आपको इस मर्जर से थोड़ा पीछे ले जाते हैं। मर्जर की ये कहानी साल 1977 में शुरू हुई, जब लोगों की सोच को बदलने के मकसद से HDFC लिमिटेड की स्थापना की गई। HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका प्राइमरी गोल रहा है कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव होम लोन प्रोवाइड करना। कंपनी का पहला कस्टमर बना DB रेमोडीज नाम का एक शख्स, जिन्होंने मुंबई में 70,000 रुपए का घर बनाने के लिए 35,000 रुपए का होम लोन लिया और वहीं से शुरू हुआ HDFC लिमिटेड का सफर। जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिक से अधिक कस्टमर्स ने इंस्टीट्यूशन से उधार लेना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही HDFC का एनुअल लोन अप्रूवल्स का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला गया और बहुत कम वक्त में HDFC होम लोन का ऑप्शन बन गया। लेकिन इस सफलता से HDFC इतना खुश नहीं हुआ, उसकी चाहत और बढ़ी और 90 के दशक में लिबरलाइजेशन सुधारों ने उन्हें ऐसा करने में मदद की। ये वो टाइम था जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स उतने कुशल नहीं हुआ करते थे और लोग बेहतर बैंकिंग एक्सपीरियंस की तलाश में थे। फिर क्या, HDFC ने अपना खुद का बैंक HDFC बैंक को शुरू किया। इसी के साथ दीपक पारेख ने जो पहला काम किया वो था एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल को अपॉइंट करना और इस तरह से आदित्य पुरी बने HDFC बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो इससे पहले सिटी बैंक मलेशिया के CEO थे। बैंक का पहला साल उम्मीद के मुकाबले ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ और ये देख आम जनता भी हैरान रह गई। HDFC बैंक के 4 कोर वैल्यूज थे: ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, कस्टमर्स फोकस, प्रोडक्ट लीडरशिप और प्रोफेशनल एम्प्लॉइज। बैंक ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल्स का समर्थन किया। तो क्या ये कारगर साबित हुआ? जी हाँ, कुछ ही सालों में HDFC बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया और इसके आगे की कहानी जग जाहिर है। फिलहाल दोनों कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से घोषित $60 मिलियन के इस सौदे में दोनों कंपनियों का मर्जर होने जा रहा है। HDFC लिमिटेड के एसेट्स के साथ HDFC बैंक का मार्केट शेयर वैल्यू 11% से 15% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो इसे अपने करीबी कॉम्पिटिटर यानी ICICI बैंक के साइज का 2 गुना कर देगा। लेकिन इसके बावजूद ये बैंक भारत के सबसे बड़े बैंक SBI बैंक से काफी अंतर से पीछे रहेगा, क्योंकि SBI का मार्केट शेयर वैल्यू 26% है। तो चलिए अब आपको बताते हैं क्यों हुआ ये मर्जर। दरअसल साल 2020 में RBI ने सलाह दी थी कि NBFCs को बैंक में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बैंकों और NBFCs के बीच का अंतर काफी कम हो गया था। दोनों ही डिपॉजिट ले सकते थे और लोन भी दे सकते थे। लेकिन एक बड़ा अंतर दोनों के बीच देखा गया था। बैंकों की तुलना में NBFCs के पास उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। रेगुलेशंस फेवर्ड द NBFCs, जिसने NBFCs को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया। लेकिन IL&FS क्राइसिस के बाद ये सब बदल गया। IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत सारा पैसा उधार दिया and in the end it wasn't able to pay its creditors। इसी गड़बड़ी ने RBI को नए रेगुलेशंस लाने के लिए एनकरेज किया, जो इस मर्जर के पीछे अहम कारणों में से एक था। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन ने बताया कि मर्जर का मुख्य कारण हाउसिंग सेक्टर में डिमांड को बढ़ाना था, क्योंकि अन्य बैंकों की वजह से HDFC अपने कस्टमर्स खो रहा था।
चूँकि HDFC लिमिटेड पहले से ही होम लोन के कारोबार में था, इसलिए HDFC बैंक इसमें भाग नहीं ले सका, जिससे उसके बिजनेस पर बुरा असर पड़ा। लेकिन HDFC लिमिटेड बाकी बैंकों की तुलना में चीपर लोन प्रोवाइड नहीं कर सका। बैंक डिपॉजिट्स के जरिए फंड्स मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसे वो बेहतर लोन ऑप्शन दे पाए। लेकिन HDFC के लिए ये एक समस्या थी, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर डिपॉजिट तक नहीं पहुंच सके। उदाहरण के लिए HDFC बैंक यदि 4% की औसत ब्याज दर दे रहा था, तो वही HDFC लिमिटेड इसे 6% कर रहा था। इसका मतलब कि वे कस्टमर से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूल रहे थे, यानी उनके होम लोन उनके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं होने वाले थे। ऐसे में ये मर्जर ही इन सारी प्रॉब्लम्स का अब सोल्यूशन है। सैद्धांतिक रूप से ये इन मुद्दों को हल करेगा। लेकिन एक बात याद रखें कि मर्जर हमेशा बेहतर जवाब नहीं हो सकता। कई मर्जर फेल भी हो जाते हैं या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए योजना के अनुसार काम नहीं करते हैं। ये एक पर्सनल इश्यूज हो सकता है, ये सिस्टम के साथ एक समस्या हो सकती है, ये एक सांस्कृतिक मुद्दा भी हो सकता है। चीजें कभी भी गलत हो सकती है। इसीलिए जब दो एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशंस एक साथ जुड़ते हैं, तब भी चीजें हमेशा गलत हो सकती है। तो क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।